हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। भारत के लिए जो आने वाले चैलेंजेस हैं चाइना के संदर्भ में, वो एक आर्टिकल के अंदर दिए हुए हैं और ये आर्टिकल कई न्यूज़पेपर में भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये आर्टिकल आया हुआ है। वो कहते हैं कि क्या भारत चीन का मुकाबला कर पाएगा? क्या भारत के अंदर इनोवेशन की इतनी क्षमताएं हैं, इतनी पावर है कि वो चाइना को काउंटर कर सके? यानी कि इंडिया स्टिल रिमेन्स एन एलिफेंट, जबकि ड्रैगन जो है बहुत तेज स्पीड से इनोवेशन और रिसर्च की दुनिया में आगे बढ़ता जा रहा है। चाइना की जो इकॉनमी है वो भारत से करीब करीब 5 से 6 गुना बड़ी है। जहां हम आज की डेट में करीब करीब 2.7 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, चाइना वही 17-18 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बन चुका है। और अगर वो 6% के हिसाब से भी तरक्की करता है और इंडिया 7-7.5 के हिसाब से भी तरक्की करता है, तो भी इंडिया चाइना को बीट नहीं कर पाएगा, कहीं उसके बराबर नहीं आ पाएगा। बल्कि 2030 तक तो चाइना अमेरिका को क्रॉस कर जाएगा और दुनिया की नंबर 1 पावर बन जाएगा। अब ये ख़ास तौर से जो इनोवेशन और जो नॉलेज है और जो नो हाउ है, और ख़ास तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी जो यूसेज हैं, उसमें भारत इस टाइम कहाँ है? भारत इस टाइम इस आर्टिकल के अनुसार अभी भी उस डायमेंशन में, उस कैपेबिलिटी में चाइना से बहुत पीछे है और कहीं से भी उसके बराबर आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब चाइना का जो असर्टिवनेस है वो हर चीज़ में, हर क्षेत्र में इस टाइम नज़र आना शुरू हो गया है। ख़ास तौर से इनोवेशन के अंदर जितने भी दुनिया में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे चाइनीज़ आ रहे हैं देखा जाए तो, या फिर साउथ ईस्ट एशिया से आ रहे हैं, वहाँ भी चाइना का प्रभुत्व है उनके साथ कोलैबोरेशन के थ्रू। अब चाइना की जो एनुअल प्रोग्रेस, जो कि मैंने कहा कि 6% भी रहती है और भारत भी 6-7% के आसपास रहता है, तो आने वाले दिनों में ये गैप इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी से ये गैप देखा जाए तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 14-15 ट्रिलियन डॉलर का गैप है ये, और आने वाले सालों में बढ़ के 25 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा और 10-15 सालों के अंदर। अब 25 ट्रिलियन डॉलर का गैप, अगर आप 5-6 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी होते हो और वो कहीं 30 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी होता है, तो हम उसको मैच कहाँ से कर पाएंगे? तो क्या भारत लॉन्ग टर्म में कुछ मैच करने की श्रेणी में आएगा क्या? अब अपने इंडिया से लेसन ले सकता है, लेकिन इंडिया को लेसन लेने के लिए उसको साउथ ईस्ट के जो उसके कंट्री दोस्त हैं उनकी ओर देखना पड़ेगा। कंबोडिया है, थाईलैंड है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, जापान है, कोरिया है, ताइवान है। ये जो मिरेकल इकॉनमीज़ हैं इनकी ओर देखने की ज़रूरत है। इवन बांग्लादेश भी उसके अंदर है कि इंडिया को उसकी ओर देखने की ज़रूरत है कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो चाइना को काउंटर कर रहे हैं और हम तो कर नहीं पा रहे हैं। अब हमारे पास नाम के लिए एक डेमोग्राफिक डिविडेंड इस टाइम है जो मैक्सिमम और 10 साल चलेगा। बस 2030 के बाद हम भी एक एजिंग क्या कहते हैं ना कि सोसाइटी बन जाएंगे, वहाँ से हमारा भी डाउनफॉल स्टार्ट होगा। तो हमारे पास ले दे के सिर्फ ये 10 साल बचे हैं, ओनली 10 ईयर्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। हम इन 10 ईयर्स में क्या चाइना को काउंटर कर पाएंगे? क्या चाइना से आगे बढ़ पाएंगे? चाइना अभी से ही एजिंग हो रहा है, जबकि इंडिया 10 साल के बाद एजिंग स्टार्ट होगा। पार्ट एजिंग इंडिया में, साउथ इंडिया में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। पूरा का पूरा साउथ इंडिया इस टाइम एजिंग में जा चुका है। मैं पहले बता दूं, ये वार्निंग है। लेकिन जो नॉर्थ इंडिया से जो अभी हमारे पास जो पॉपुलेशन ग्रोथ आ रही है, बिहार से और यूपी से या एमपी से या राजस्थान से, समस्या ये है कि वो सारे के सारे जो लोग हैं वो अनस्किल्ड हैं, उनके पास स्किल्स नहीं है। वो स्किल्स नहीं है जो साउथ इंडिया के अंदर जो फैक्ट्रीज चल रही हैं उनको चला सके। ये भी एक सच है। इंडिया का जो वर्किंग एज का जो शेयर है जो पॉपुलेशन का, वो अवेलेबल तो है, ये एक विंडो है, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये अपॉर्चुनिटी है, बट दे आर अनस्किल्ड, दे आर नॉट प्रॉपरली स्किल्ड। लेट मी टेल यू, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इसका मतलब हमने क्या तैयार किया? हमने एक
अगर टेक्नोलॉजी के हिसाब से कहा जाए, इनोवेशन के हिसाब से कहा जाए, तो हमने एक अनपढ़ों की फौज तैयार की हुई है जो 10वीं क्लास पास है, 12वीं क्लास पास है, बीए पास है, लेकिन उनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री, स्किलफुल डिग्री नहीं है। उनसे कहा जाए किसी फैक्ट्री में जाके काम करना है, वो उनके पास नहीं है। और स्किल इंडिया जो हमारा प्रोजेक्ट था इंडिया का, जो 7-8 साल से चल रहा है, वो टोटली मिजरेबली फेल्ड है। उसका कोई आउटकम नहीं है, ज़ीरो है, ये रिपोर्ट भी कह रही है। अब इट डिपेंड्स ऑन हाउ रैपिडली इट में वेल प्रोडक्टिवली मेक यूज़ ऑफ राइजिंग लेबर प्रेशर इंडिया का। अब ये कैसे हो पाएगा? हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो लो है। लो क्यों है? कि हम स्किल्ड नहीं हैं। अच्छा, 40% ऑफ इंडियन वर्क फोर्स हैव रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज़। उनके पास कुछ जो इंडिया की वर्क फोर्स है, 40% के पास एक्सपर्टीज़ है, वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। साउथ में है, वेस्ट में, जो कि मेजर हमारे क्या कहते हैं कि फैक्ट्री डोमेन्स ऑफ इंडिया है। थोड़ा बहुत नॉर्थ के अंदर नोएडा वगैरह भी है, गुड़गांव है, वहाँ पर है, बाकी कुछ नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि जब फेडरल गवर्नमेंट का, इंडिया गवर्नमेंट के जो स्किल प्रोग्राम्स थे, वो तो कहीं उनको लेके ही नहीं जा रहे हैं। अब मुसीबत ये है कि प्राइमरी ट्रेनिंग तो इनके पास है नहीं, और अगर हमने टेक्नोलॉजी के हिसाब से, इनोवेशन के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से, स्किलिंग के हिसाब से अगर हमने अनपढ़ों की फ़ौज खड़ी कर ली है, इलिटरेट्स की फ़ौज खड़ी कर ली है, तो उसका फ़ायदा क्या? अगर आपके पास लोग हैं भी और वो ट्रेंड नहीं है, इट इज़ नेक्स्ट टू निल। देन उसका हुआ ना हुआ कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसका आउटकम क्या है? ज़ीरो है। यानी कि हमारे पास जो 10 साल हैं, अगर उसके अंदर हमारे पास ट्रेंड मैन पावर नहीं है, तो हम कर क्या सकते हैं? तो फिर चाइना से हम compete कैसे करेंगे? वाइल चाइना के पास जो भी है मैन पावर, बूढ़ी है, जवान है, ट्रेंड है, हमारे पास नहीं है। अब मुसीबत ये है कि यहाँ पर कोई आउटकम ओरिएंटेड तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते नहीं, और ना ही उनकी ओर ध्यान दिया गया। बीच में शुरू करके छोड़ दिया गया, और ये नहीं सोचा गया कि हम जो मिरेकल इकोनॉमीज़ हैं, ख़ास तौर से जो वियतनाम है, जापान है, इवन अभी थाईलैंड और ख़ास तौर से ताइवान और बांग्लादेश भी निकल के आ रहे हैं, हम उनका मुकाबला भी नहीं कर पाते हैं। अब ईस्ट एशियन जो आपकी जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं, सारी की सारी देखा जाए तो वो फास्ट मूविंग इकोनॉमी है, वो तेज़ी से मूव करती हैं, वो डिसीजन बहुत फास्ट लेती हैं, इसलिए वो एकदम से आगे बढ़ जाती हैं। उनके पास फंडिंग भी है, वो एक्सपोर्ट्स भी करती हैं, इसलिए उनका जीडीपी भी हाई जाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट उनका रोबस्ट है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि जो एक्सपोर्ट है वो वही ट्रेडिशनल गुड्स हैं, उसमें कोई नॉवेल्टी नहीं है। ये मैंने माना कि थोड़ा सा एक सॉफ्टवेयर का हमारे पास एक प्लस पॉइंट है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर भी अब सी ग्रेड हो गया है। नीचे के लेवल के सॉफ्टवेयर हैं सारे के सारे, उसमें हाई लेवल के सॉफ्टवेयर कोई भी नहीं हमारे पास। जो मोबाइल में सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, जो बाकी हाई क्लास सॉफ्टवेयर होते हैं, जो एप्पल बनाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट बनाते हैं, हुआवी बनाते हैं, या कुछ और ताइवान के लोग बनाते हैं, ये सेमीकंडक्टर चिप्स बनाते हैं, हमारे पास वो भी नहीं है। तो हमारे पास है क्या अल्टीमेटली देखने लायक यहाँ पे? ये सोचने वाली बात है कि अल्टीमेटली आप यहाँ से जाएंगे कहाँ पे, आप किस ढंग से उनके साथ डील कर पाएंगे। तो हमारी जो प्रोग्रेस होगी वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि हम कितना अपने आप को ट्रेन कर पाते हैं। वो बहुत साल पहले गुन्नार मिल्डर ने अपनी एक एशियन ड्रामा बुक में लिखा था, इंडियन स्टेट इज़ व्हाट इज़ ए जेंटल स्टेट। ये एग्रेशन नहीं है इसके अंदर। आप जब एग्रेशन नहीं लेके आएंगे इनोवेशन के लिए, रिसर्च के लिए, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? और दूसरी बात, आप बहुत ज़्यादा कंपार्टमेंटलाइज हो, आप बटे हुए हो, कहीं आपके रिलीजन आता है, कभी कास्ट आता है, कभी कुछ आता है। आप हमेशा से चीज़ों को बांटने में यकीन करते हो, और जो स्टेट बट जाती है वो तरक्की नहीं करती है। ये मुझे लगता है कि भारत के लिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। अब जबकि इंडिया टेक ऑफ ले सकता है, तो वहाँ पे भारत इस समय ले दे के रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के अंदर डूबता हुआ नज़र आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जितना आगे जाते हैं उससे ज़्यादा हम पीछे चले जाते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की हालत है टोटल मिला के। तो इस ढंग से हम अपना जो पर कैपिटा जीडीपी है वो भी नहीं बढ़ा पाते हैं, जो टोटल जीडीपी है वो भी इंक्रीज़ नहीं कर पाते हैं, और जो गरीब लोग हैं वो गरीब रह जाते हैं, और इंडिया की इमेज जो बाहर जाती है वो एक पुअर कंट्री की बाहर जाती है, एक अच्छे बड़े अमीर कंट्री के रूप में नहीं जाती है। सवाल ये पैदा होता है, कैन द कैरेक्टर ऑफ इंडियन स्टेट बदला जा सकता है?
क्या भारत का जो इंडियन स्टेट का जो कैरेक्टर है बदला जा सकता है? क्योंकि वो बेसिकली आपके प्रोसेस को फैसिलिटेट नहीं करता है। आपका देश, आपका राष्ट्र, आपके कानून आपकी ग्रोथ को रोकते हैं, वो आपको फैसिलिटेट नहीं करते हैं। क्या इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को, और जो 10 साल बचे हैं, क्या यहाँ पे अपने आप को हम ट्रेन कर पाएंगे चाइना के बराबर आने के लिए? मुझे लगता है कि ये चीज़ें अभी सारी की सारी स्पेकुलेशन की फेज़ में हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे पास ट्रेनिंग देने के लिए जो एक सेटअप है वो नॉन एग्जिस्टेंट है। जो ट्रेनिंग देने वाले हैं वो खुद अनट्रेंड हैं, और जो उनके लिए फैसिलिटी क्रिएट की गई थी उनको फंडिंग ना दिए जाने के कारण स्किल इंडिया प्रोग्राम एक तरह से एक मिजरेबली फ्लॉप्ड प्रोग्राम ऑफ इंडिया बन गया है। जो कोई अपने पर्सनल लेवल पे कहीं भी ट्रेनिंग ले ले तो ले ले, लेकिन बाकी लोग नहीं ले पा रहे हैं। ये इंडिया का सच है, मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि भारत कहने को थर्ड इकॉनमी बन सकता है, लेकिन अल्टीमेटली रहेगा गरीब, और दुनिया का जो शेयर है वो बहुत कम रहेगा भारत के पास। हम फिर भी स्ट्रगल करते नजर आएंगे, क्योंकि 10 साल के बाद 2030 के बाद हमारे पास वो डेमोग्राफिक डिविडेंड भी नहीं रहेगा, और हमारे पास वो सारा विल भी नहीं रहेगा जिसके द्वारा हम चाइना के आसपास भी आ सकें। China is a dragon and moving very fast, and we are still elephant. We are not thinking कि हम भी ड्रैगन बने। ट्रेजेडी है, आर्टिकल बहुत अच्छा है, आई ओपनर है, कोई शक वाली बात नहीं है। धन्यवाद।